यूएई में एक छोटा सा गांव है जिसको नहवा कहा जाता है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी को नहवा से दुबई जाना हो और फिर वापस आना हो तो ये सफ़र है तो सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन इसके दौरान पूरे 4 मरतबा आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जी हाँ, ये है ओमान और ये है यूएई। अगर इनको देखा जाए तो ये छोटा सा एरिया ओमान का एक हिस्सा है जिसको मधा कहा जाता है। ये पूरी तरह ओमान से कटा हुआ है और इसके चारों तरफ यूएई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर भी एक एरिया ऐसा है जिसका नाम नहवा है और जो कि यूएई की टेरिटरी में आता है, जहाँ पर ये छोटा सा विलेज है। यानी अगर किसी को भी अपने मुल्क यूएई जाना हो तो वो पहले एक बॉर्डर क्रॉस करके ओमान जाएगा, उसके बाद यूएई और फिर उसी तरह वापस पर भी यूएई से ओमान और फिर यूएई। इसके अलावा अगर यूएई के नॉर्थ में देखा जाए तो फिर ये पूरा पेनिनसुला भी ओमान का ही हिस्सा है जो असल में यूएई के अंदर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूएई के मुकाबले में लगभग 4 गुना बड़ा होने के बावजूद भी यूएई में ये ओमान की ही 2 टेरिटरीज आखिर क्यों है और इनके अंदर ये विलेजेस भी क्यों है। दी जियोग्राफिक की वीडियोस में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। नाजरीन, किसी भी कंट्री का जब कोई भी हिस्सा जब चारों तरफ से किसी भी मुल्क की तरफ से घिरा हुआ होता है तो उसको एक्सक्लेव कहते हैं। मधा और नहवा के केसेस में ये दोनों एक्सक्लेव कहलाते हैं। मधा ओमान का जबकि नहवा यूएई का एक्सक्लेव कहलाता है। और ये दुनिया में कोई वाहिद एक्सक्लेव नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के 40 एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं और हर किसी की इसी ही तरह इंटरेस्टिंग कहानी भी है जो कि हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि मधा और नहवा के कॉम्प्लिकेटेड केसेस के पीछे कहानी क्या है। जिस तरह 1947 में हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मुल्क हुआ करता था, वैसे ही 1971 में ओमान को भी द ग्रेटर ओमान का दर्जा हासिल था। जैसे अब यूएई है, वहाँ अलग अलग शेखों के इलाके बटे हुए थे, उनकी अपनी अपनी स्टेट्स थी, लेकिन इसका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। इनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर करती थी और जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे तो वो चाहते थे कि ये सब मिलकर एक कंट्री की हैसियत से रहें। लेकिन मसला ये था कि यहाँ के शेखों की आपस में नहीं बन पा रही थी, जबकि शेखों को इनकी अपनी स्टेट्स के बॉर्डर्स का भी मालूम नहीं था। कोई कह रहा था कि फला एरिया मेरे कंट्रोल में है और वहाँ के रहने वाले किसी और शेख के साथ कमिटेड थे। जब ये बहस सारी एमिरेट्स को बीच जोड़ने की रुकावट बन गई थी तो तब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को पावर दे दी और ये फैसला लोगों पर ही छोड़ दिया कि किसको किन शेख के साथ रहना है। और तब मधा के लोगों ने ओमान के शेख के साथ कमिटमेंट जाहिर की। शारजा उन स्टेट्स में से था जिसको आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना दिया गया है और इसी वजह से नहवा आज भी ओमान के अंदर यूएई का हिस्सा है और यही ओमानी टेरिटरी यूएई के अंदर आती है। नाजरीन, दुनिया में और भी अजीबोगरीब बॉर्डर्स मौजूद है जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी हर इंसान को सवालात के जंगल में फंसा देती है। और ऐसे ही अब आते हैं तुर्की की तरफ। वैसे तो इसका एरिया 87,83,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव सीरिया में भी मौजूद है। ये छोटा सा रेक्टेंगल जो आपको नजर आ रहा है ये हार्डली 3.5 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियली तुर्की की ही टेरिटरी में है। चारों तरफ से सीरिया में घिरा हुआ ये छोटा सा एरिया तुर्की से 26 किलोमीटर के फासले पर ही है। लेकिन यहाँ की इंपॉर्टेंस है क्या? यहाँ चंद दरख्तों के सिवा ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुर्की ने अपनी आर्मी तक डिप्लॉय कर दी? असल में तुर्की की हिस्ट्री में ऑटोमन एम्पायर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। इस एम्पायर को बनाया तो उस्मान ने था, पर इसमें ज्यादा मेहनत इनके दादा सुलेमान शाह की भी थी। ऐसा माना जाता है कि सफर के दौरान सलमान शाह यूफ्रेट्स रिवर में डूब गए थे और इनकी मौत वहीं पे हो गई, इसलिए इनको वहीं पर दफना दिया गया। और चूंकि उन दिनों सीरिया में सिविल वार शुरू हो चुकी थी, इसीलिए और हर गुजरते दिन के साथ ही तुर्की को इस डोम की रखवाली करना मुश्किल लग रहा था। इसीलिए यहाँ सन 2015 में तुर्की ने मिलिट्री ऑपरेशन भी किया और सलमान शाह की बाकियात को तुर्की के बॉर्डर से थोड़ा सा ही दूर दफना दिया गया, क्योंकि यहाँ इस नए मकबरे की हिफाजत करना शायद तुर्की के लिए ज्यादा आसान था। लेकिन आज भी सलमान शाह की ओरिजिनल बाकियात की साइट्स ओरिजिनल तुर्की ही है और इसीलिए तुर्की ने भी ये अनाउंस किया कि अगर कोई भी इस एरिया की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो ये तुर्की या नेटो के किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करने के बराबर समझा जाएगा। अभी तक तो आपने ये 2 एक्सक्लेव्स के केसेस देख लिए। अब आते हैं हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर पर और वो है इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर का। आज भी ये बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीब दिखता है, लेकिन आज से 8 साल पहले ये कुछ ऐसे दिखता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन
सा हिस्सा बांग्लादेश और कौन सा इंडिया का है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में टोटल 102 इंडियन एक्सक्लेव्स हैं, जबकि इनके अंदर टोटल 21 बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स हैं, जिसमें सबसे फेमस थर्ड ऑर्डर इंक्लेव ढाला कागराबारी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा फार्म लैंड आप देख रहे हैं, ये इंडियन का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है। ये बांग्लादेशी टेरिटरी भी इंडिया के अंदर इंक्लेव है और ये इंडियन टेरिटरी भी खुद इंडिया से कटी हुई है और बांग्लादेश में इंक्लेव्ड है। और अगर आसानी से समझाया जाए तो ये ग्रीन सर्कल बांग्लादेश है, जबकि ये ऑरेंज इंडिया और उसके अंदर ग्रीन फिर से बांग्लादेश और उसके भी अंदर फिर से इंडियन टेरिटरी है, जिसमें ये एक छोटा सा फार्म लैंड हुआ करता था। ये मसला इंडियन सरकार को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा कि इन दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट के तहत ये दोनों इंक्लेव्स और एक्सक्लेव्स एक्सचेंज कर लिए। एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने 40 स्क्वायर मीटर का एरिया बांग्लादेश को दे दिए, जहां के लोगों को ये चॉइस भी दी गई कि जिसको जहां रहना है वो अपनी पसंद की कंट्रीज के चॉइस के मुताबिक रह सकता है। इन तमाम एन्क्लेव्स और एक्सक्लेव्स को एक्सचेंज करने के बाद भी एक इंडियन एन्क्लेव अभी भी मौजूद है। दागरम के नाम से ये हिस्सा है तो बांग्लादेशी टेरिटरी में, लेकिन इसके चारों तरफ इंडिया ही मौजूद है और कोई भी 4 मिनट के सफर के साथ ही इंडिया के उस पार जा सकता है। उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी। चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।